channel@the AG Empire। मैं हूं आपकी एजुकेटर एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे सीवीए यानी स्ट्रोक का पार्ट 2। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें कवर करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक। और सब कुछ समझेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम और वाइवा दोनों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर सीवीए। तो सबसे पहले पेशेंट की कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। सो इसमें जो चेक किया जाता है प्रीवियस डिजीज के बारे में, ब्लड प्रेशर हिस्ट्री, डायबिटीज मेलाइटस, हार्ट डिजीज, मेडिसिन और सिम्टम्स। इससे स्ट्रोक का जो पॉसिबल कॉज है उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं एबीसी, एयरवे, ब्रीदिंग, असेसमेंट और सर्कुलेशन। तो स्ट्रोक पेशेंट में सबसे पहले एबीसी असेस किया जाता है। अगर पेशेंट का एयरवे ब्लॉक्ड है या ब्रीदिंग एबनॉर्मल है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है। या फिर पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो और कफ रिफ्लेक्स एब्सेंट हो, पेशेंट अनकॉन्शियस हो, तो एस्पिरेशन और चोकिंग का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट। पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट भी किया जाता है। इसमें मॉनिटर किया जाता है पल्स, बीपी, ईसीजी और हार्ट रिदम एंड रेट, क्योंकि कई बार हार्ट डिसऑर्डर भी स्ट्रोक का रीजन हो सकता है। हम लोगों ने कल एटियोलॉजी में पढ़ा था। देन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम करते हैं। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में इवैल्यूएट किया जाता है मोटर फंक्शन, सेंसरी फंक्शन, स्पीच फंक्शन, विजन, मेंटल स्टेटस। इससे ब्रेन कितना डैमेज हुआ है, उसकी सीवियरिटी और अफेक्टेड एरिया का आइडिया मिलता है। तो ये हम इसमें जीसीएस करते हैं, क्लास को कोमा स्केल। उसके बाद सीटी स्कैन। तो स्ट्रोक डायग्नोस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। तो पेशेंट के आने के 25 मिनट के अंदर ही हमें सीटी स्कैन करना है और 45 मिनट्स के अंदर ही रिपोर्ट को हमें इवैल्यूएट करना है। तो सीटी स्कैन से हमें स्ट्रोक इस्केमिक है या हेमरेजिक ये पता चल जाता है और लीशंस का साइज और लोकेशन पता चल जाता है। उसके बाद हमारा आता है एमआरआई एंड एंजियोग्राफी। तो एमआरआई ब्रेन इंजरी की सीवियरिटी को बताता है। सीटी एंजियोग्राफी और एमआरआई एंजियोग्राफी में हम ब्रेन ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज को हम डिटेक्ट करते हैं। इसमें हमें हेल्प मिलती है। ट्रांस डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, ये टेस्ट ब्रेन के मेजर सेरेब्रल आर्टरी में ब्लड फ्लो की स्पीड मतलब वेलोसिटी मेजर करता है। इससे पता चलता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं। देन ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। लो वोल्टेज स्लो वेव एक्टिविटी जो है वो इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक इंडिकेट कर सकती है और हाई वोल्टेज स्लो वेव एक्टिविटी सीवियर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट सजेस्ट कर सकती है। ये टेस्ट ब्रेन फंक्शन इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अदर डायग्नोस्टिक फॉर स्ट्रोक। तो पीईटी, प्रोजेस्टेरॉन एमिशन टोमोग्राफी। पीईटी स्कैन ब्रेन की एक्टिविटी और ब्लड फ्लो को इवैल्यूएट करने के लिए यूज होता है। ये अफेक्टेड ब्रेन एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट है एमआरएस, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ब्रेन टिश्यू के केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करता है। इससे ब्रेन डैमेज या मेटाबॉलिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जेनन सीटी, जेनन सीटी जो होता है वो सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, स्पेक्ट। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। तो मैनेजमेंट में हम एबीसी का मतलब होता है एयरवे, पेशेंट के सांस लेने का वे जो ओपन है या नहीं, ब्रीदिंग, पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन या बीपी ठीक है या नहीं। तो स्ट्रोक पेशेंट में सबसे पहले ये चीजें मॉनिटर की जाती हैं। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन 92% से कम हो जाए तो तुरंत उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जाता है।
अगर पेशेंट की कॉन्शियसनेस कम हो, पेशेंट प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो एक्स्ट्रा केयर हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। एयर मैनेजमेंट, अगर पेशेंट में कॉन्शियसनेस कम हो, गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो, swallowing रिफ्लेक्स कम हो, तो पेशेंट को चोकिंग या एस्पिरेशन का रिस्क होता है। इस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल एयरवे इंसर्शन, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि एयरवे ओपन और साफ रहे। मॉनिटर वाइटल साइन, हमें पेशेंट का क्या है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नर्स टू मॉनिटर द वाइटल साइन। कंटिन्यूअसली मॉनिटर कराया जाता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी, साथ में ईसीजी हार्ट रिदम और हार्ट रेट को चेक करने के लिए। पल्स ऑक्सीमेट्री से पल्स ऑक्सीजन मॉनिटर किया जाता है। ये मॉनिटरिंग इसलिए की जाती है कि पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा खराब ना हो और हम उसे टाइमली ट्रीटमेंट दे सकें। मैनेजमेंट में हम बेसलाइन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। स्ट्रोक पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कंटिन्यूअसली और क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। इसमें हम पेशेंट की कॉन्शियसनेस, स्पीच, मूवमेंट, सेंसेशन, रिफ्लेक्सेस, वीकनेस या पैरालिसिस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इसका पर्पस ये है कि अगर न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट ब्रेन फंक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको जल्दी से जल्द हम आइडेंटिफाई कर सकें। बीपी मॉनिटरिंग, स्ट्रोक के इमीडिएटली बाद मतलब स्ट्रोक के तुरंत बाद बीपी यूजली हाई हो जाता है, इसलिए बीपी को केयरफुली मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर 130 mm ऑफ Hg से ज्यादा है या सिस्टोलिक बीपी 220 mm ऑफ Hg से ज्यादा है, तो डॉक्टर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं ताकि बीपी कंट्रोल में रहे। हाई बीपी कंट्रोल रहेगा तो ब्रेन डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है, बट अगर बीपी कंट्रोल में नहीं है तो ब्रेन डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पेशेंट के बॉडी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम को बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पेशेंट की कंडीशन को वर्सन कर सकता है, मतलब और खराब कर सकता है। अगर पेशेंट प्रॉपरली सॉलो नहीं कर पा रहा हो तो उसे ट्यूब फीडिंग दिया जाता है। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक अराउंड 1500 टू 2000 ml पर डे पेशेंट को हम फ्लूइड मेंटेन करते हैं। इससे बॉडी हाइड्रेट रहती है और न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता रहता है। सक्शनिंग एंड पोजिशनिंग, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है या सिक्रेशन ज्यादा हो तो सक्शनिंग की जाती है ताकि एयरवे क्लियर रहे और पेशेंट इजीली ब्रीथ कर सके। एस्पिरेशन, वॉमिट लंग्स में जा सकता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को साइड पोजीशन में टर्न करते हैं। मॉनिटरिंग फॉर सेरिब्रल एडिमा एंड इंक्रीज्ड आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, स्ट्रोक पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है सेरिब्रल एडिमा देखने के लिए कि ब्रेन में स्वेलिंग है, आईसीपी रेज है कि नहीं। ये कंडीशन स्पेशली हेमरेजिक स्ट्रोक में कॉमन होती है। सो मैनेजमेंट ऑफ आईसीपी, अगर आईसीपी बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेड का जो हेड एंड होता है उसको हम एलिवेट करते हैं अप टू 30 डिग्री एंड हेड और नेक को स्ट्रेट अलाइनमेंट में रखा जाता है। हिप फ्लेक्शन अवॉइड किया जाता है। ये मेजर्स ब्रेन से वीनस ब्लड ड्रेनेज इंप्रूव करते हैं और ये प्रेशर कम करते हैं। मेडिसिन फॉर सेरिब्रल एडिमा, ब्रेन स्वेलिंग कम करने के लिए डाययूरेटिक थेरेपी दी जाती है। लेसिक्स, मैनिटॉल, ये मेडिसिन एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करके सेरिब्रल एडिमा को रिड्यूस करती है और आईसीपी को भी रिड्यूस करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम स्ट्रोक में मेडिसिन मेनली इस्केमिक स्ट्रोक में यूज करते हैं, स्पेशली जब स्ट्रोक का रीजन थ्रोम्बोसिस हो या एम्बोलिज्म हो। तो ये मेडिसिन जो होती है हेमरेजिक स्ट्रोक में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी ब्लीडिंग होती है और मेडिसिन ब्लीडिंग को और भी बढ़ा सकती हैं। तो हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स देते हैं। ये क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन होती है, ये थ्रोम्बस को डिसॉल्व करती हैं, मतलब जो मेडिसिन है ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करती हैं। प्लाज्मोजेनस मतलब प्लाज्मिन में कन्वर्ट करती हैं और प्लाज्मिन क्लॉट को तोड़ देते हैं। रीस्टोर ब्लड फ्लो, ब्लॉकेज सेरिब्रल आर्टरी में ब्लड फ्लो को दोबारा स्टार्ट करते हैं, इससे ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं। ये ब्रेन डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट से ब्रेन इन्फार्क्शन और टिश्यू डैमेज को
प्रिवेंट किया जा सकता है। तो एक्यूट कब दिया जाता है इंडिकेशन? एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक में, मतलब थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी मेनली एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक में यूज होती है, यानी जब ब्रेन की आर्टरी क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो जाए। तो ये आईवी, हम इस मेडिसिन को आईवी देते हैं, मतलब मेडिसिन को वेन के थ्रू दिया जाता है। सिम्टम्स स्टार्ट होने के 3 आवर्स के अंदर अगर हम इस मेडिकेशन को देते हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। अर्ली ट्रीटमेंट में हम ब्रेन डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इंट्रा आर्टीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, कभी कभी मेडिसिन डायरेक्टली हम आर्टरी में भी देते हैं। 0.9 mg पर केजी बॉडी वेट, मैक्सिमम इसकी डोज 90 mg तक हो सकती है, यानी पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट होती है। इसका जो इन्फ्यूजन टाइम है वो मेडिसिन को स्लोली ड्रिप के साथ हम थ्रू 60 मिनट में इन्फ्यूज करते हैं, मतलब 1 घंटे में हम इसको आईवी फ्लूइड के साथ मिक्स करके हम देते हैं। इससे क्लॉट डिसॉल्व होता है और ब्रेन में ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, एस्प्रिन, ये मेडिसिन ब्लड को ज्यादा क्लॉट होने से रोकती है। इसका जो एक्शन है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करना है, मतलब प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकता है। इससे ब्लड क्लॉट बढ़ने का चांस कम हो जाता है। प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड क्लॉट्स, मतलब नए ब्लड क्लॉट्स बनने से प्रिवेंट करता है, इसलिए स्ट्रोक दोबारा होने का रिस्क भी कम हो जाता है। यूजेस, रिकरेंट स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक दोबारा होना उसको प्रिवेंट करने के लिए, और टीआईए ट्रांसिएंट इस्कीमिया अटैक, मतलब मिनी स्ट्रोक, टीआईए को मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम मेडिसिन देते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे गैस्ट्रिक इरिटेशन, जो एस्पिरिन से स्टमक इरिटेशन या एसिडिटी या गैस्ट्रिक पेन हो सकता है। इसकी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग को स्लो करता है इसलिए ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज एंटीकोआगुलेंट्स, वारफ्रिन। तो ये मेडिसिन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज होती है। इसका ड्रग एक्शन इनहिबिट विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब वारफरिन बॉडी में विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इससे ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाती है। प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, मतलब नए ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है, इसलिए स्ट्रोक का रिस्क भी कम हो जाता है। यूजेस, प्रिवेंशन ऑफ एम्बोलिक स्ट्रोक, मतलब स्पेशली एम्बोलिक स्ट्रोक प्रिवेंट करने के लिए हम वारफरिन को यूज करते हैं, यानी जब क्लॉट बॉडी के किसी और पार्ट से ट्रेवल करके ब्रेन तक पहुंचता है। के साइड इफेक्ट ब्लीडिंग है, मतलब क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो गई इसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इंक्रीज आईएनआर, आईएनआर मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, ये हमारा वारफरिन देने से इंक्रीज हो जाता है। आईएनआर जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग टाइम को मेजर करता है, ज्यादा आईएनआर होने पर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट इसका जो ड्रग का एक्शन है वो क्या करता है? इनएक्टिवेट थ्रोम्बिन एंड प्रिवेंट क्लॉट एक्सटेंशन, मतलब ये जो मेडिसिन है थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर देती है। थ्रोम्बिन एक क्लॉटिक फैक्टर होता है जो ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, तो इसको इनएक्टिवेट करने से क्लॉट और नहीं बढ़ता है। ये कैसे एक्ट करती है? सो एक्ट रैपिडली टू प्रिवेंट फर्दर कोआगुलेशन, मतलब ये मेडिसिन जल्दी एक्शन लेती है और फर्दर ब्लड कोआगुलेशन को रोकने में हेल्प करती है। इससे नए क्लॉट बनने का रिस्क कम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन को दिया जा सकता है आईवी, वेन के थ्रू, सबक्यूटेनियस रूट, स्किन के नीचे इंजेक्शन के थ्रू हम इसको देते हैं। साइड इफेक्ट ब्लीडिंग, क्योंकि मेडिसिन ब्लड क्लॉटिंग को स्लो कर रही है इसलिए ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। एंड देन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें बॉडी में प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। प्लेटलेट्स कम होने से ब्लीडिंग और ब्लीचिंग का रिस्क और बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज स्टेटिन्स। स्टेटिन्स एग्जाम्पल सिम्वास्टिन, ये मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम यूज करते हैं। इसका जो ड्रग एक्शन है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना, मतलब जो सिम्वास्टिन है वो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। सो रिड्यूस आर्थ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन, मतलब आर्टरी में जो फैट और कोलेस्ट्रॉल का जो प्लग फॉर्मेशन हो जाता है उसको रिड्यूस करती है, और ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने का रिस्क भी कम हो जाता है। ये ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाए रखने में भी हेल्प करती है और ब्लड फ्लो इंप्रूव करती है। इसका जो यूजेस है वो है रिड्यूस फ्यूचर रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज,
मतलब स्टैटिन्स फ्यूचर में स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम के रिस्क को कम करती है। इसके साइड इफेक्ट है, पेशेंट को मसल्स पेन यानी वीकनेस हो सकती है, कभी कभी लीवर फंक्शन अफेक्ट हो जाता है, इसलिए लीवर टेस्ट मॉनिटर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निमोडिपिन। ये मेडिसिन स्पेशली ब्रेन ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है। इसका ड्रग का जो एक्शन है वो ब्रेन की ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है, इससे ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है। ये सेरिब्रल वेसल स्पास्म को भी प्रिवेंट करती है। वेसल स्पास्म का मतलब है ब्रेन ब्लड वेसल्स का सडनली नैरो हो जाना। ये कंडीशन हैमरेज के बाद हो सकती है और ब्लड सप्लाई कम कर सकती है। इसका जो यूजेस है, ये मेडिसिन मेनली सब आर्केनॉइड हेमरेज में यूज होती है। ये ब्रेन के कवरिंग लेयर के बीच में ब्लीडिंग होने पर हम यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट है बीपी लो हो जाना, पेशेंट को चक्कर या डेजीनेस फील होना। हेमेटोमा इवाकुएशन, इसका जो पर्पस होता है, जो ब्रेन में जमा हुआ ब्लड रिमूव करना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ब्रेन कंप्रेशन को कम करना है। सिंपल लाइन में एक्यूमुलेटेड ब्लड को रिमूव करके ब्रेन प्रेशर रिड्यूस करना। मैनेजमेंट ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म, सर्जिकल क्लिपिंग किया जाता है। एन्यूरिज्म के नेक पर मेटल क्लिप लगाया जाता है। इसका जो पर्पस है रीब्लीडिंग को प्रिवेंट करना। इन सिंपल लाइन, एन्यूरिज्म पर क्लिप लगाकर फर्दर ब्लीडिंग को हम रोकते हैं। ये आप हेमेटोमा इवाकुएशन की का डायग्राम देख सकते हैं। व्हाट इज हेमेटोमा? हेमेटोमा इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड outside the blood vessels, usually the brain tissue, मतलब intracerebral hemorrhage due to rupture of the blood vessels। ये बिफोर सर्जरी वाली आप पिक्चर देख रहे हैं जिसको मैं सर्किल कर रही हूँ। इसके बाद जो इसके स्टेप्स है उसमें सबसे पहले हम क्रेनियोटमी करते हैं। उसके बाद ड्यूरा ओपनिंग करके हम जो भी हेमेटोमा है उसको हम रिमूव करते हैं थ्रू सक्शन और इरिगेशन, एंड देन उसके बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सो ये आफ्टर सर्जरी इस तरह से दिखता है। इसका जो पर्पस होता है वो रिमूवल ऑफ द एक्यूमुलेटेड ब्लड फ्रॉम द ब्रेन, reduce intracranial pressure, relieve brain compression, improve cerebral perfusion, prevent further brain damage and improve neurological outcomes and survival। रैपिंग, रैपिंग क्या होता है? मटीरियल से हम रैप कर देते हैं। इसका जो पर्पस है वो ब्लड वेसल्स वॉल को स्ट्रेंथन करना और रप्चर का रिस्क जो होता है उसको रिड्यूस करना। इन सिंपल, एन्यूरिज्म को रैप करके वेसल्स वॉल को हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंडोवस्कुलर कॉइलिंग, ये क्या होता है? ये टाइनी प्लेटिनम कॉइल्स होती हैं जो कि हम एन्यूरिज्म के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इसका जो पर्पस है वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक करना और एन्यूरिज्म रप्चर को प्रिवेंट करना। सो कॉइल्स डालकर एन्यूरिज्म में ब्लड फ्लो रोका जाता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। ये इस तरह से आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एन्यूरिज्म है। इसमें हम कैथेटर के थ्रू कॉइल रिलीज कर रहे हैं इनटू एन्यूरिज्म। तो ये हमने कॉइल फिल कर दी एन्यूरिज्म में। नेक्स्ट बेरी एन्यूरिज्म आप देख रहे हैं, तो ये जो हमने क्लिपिंग की बात करी थी, सर्जिकल क्लिपिंग की, तो इस तरह से हम एन्यूरिज्म के नेक पे क्लिप लगा देते हैं। एंड देन फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म में हम क्या करते हैं? सर्जिकल मटेरियल को हम इससे सिंथेटिक रैप कर देते हैं। नेक्स्ट आपका कैरोटिड एंडरेक्टमी है, CEA। इस प्रोसीजर में हम आर्थ्रोस्क्लेरोटिक प्लग को या थ्रोम्बस को कैरोटिड आर्टरी से रिमूव करते हैं। पिक्चर ए में देखिए आप, ये हमारा प्लग फॉर्मेशन है। इसको हम इंसिशन लगा के ओपन करते हैं और प्लग रिमूव करते हैं, एंड देन उसके बाद हम इसको क्या करते हैं? स्टिचेस लगा करके वापस से उसको बंद कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो है रिपेयर हो जाता है, ओपनिंग हो जाती है आर्टरी की। नेक्स्ट हमारा है कैरोटिड एंजियोप्लास्टी एंड स्टेटिंग। तो कैरोटिड एंजियोप्लास्टी, इस प्रोसीजर में एक बलून ब्लॉक्ड नैरो कैरोटिड आर्टरी में डाला जाता है। बलून इन्फ्लेट करके आर्टरी को ओपन किया जाता है ताकि ब्लड फ्लो इंप्रूव हो सके। ये प्रोसीजर कैसे होता है? इसमें जो कैथेटर को फेमोरल आर्टरी से, मतलब लेग आर्टरी से इंसर्ट करते हैं, फिर उससे कैरोटिड आर्टरी तक पहुंचाया जाता है। स्टेंटिंग, एंजियोप्लास्टी के साथ ही स्टेंट भी डाला जाता है, प्लेस किया जाता है। स्टेंट एक मैश ट्यूब होता है जो आर्टरी को ओपन रखती है। ये दोबारा नैरोइंग मतलब रीस्टेनोसिस को प्रिवेंट करता है।
बलून और स्टेंट की हेल्प से ब्लॉक कैरोटिड आर्टरी को हम ओपन करते हैं तो ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट इस पिक्चर में आपको दिखा रही हूं मैं। सो दिस इज द नैरो कैरोटिड आर्टरी। इस पे हमने इंट्रोड्यूसर शीथ कैथेटर हमने डाला है, ये इंट्रोड्यूसर शीथ कहलाता है। सो इसके गाइडेंस में हमने क्या किया है, इसका बलून ओपन किया है और हमने यहाँ पर स्टेंट भी डाल दिया है और इसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया है और कैथेटर को हमने क्या किया, बलून एंड कैथेटर को रिमूव कर लिया है, जिससे अब हमारा जो आर्टरी का ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो गया है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम सबसे पहले करेंगे इमीडिएट प्रायोरिटीज। तो गोल हमारा क्या है, तो गोल है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ऑप्टिमाइज रिकवरी एंड प्रमोट इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम ABC असेस करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे। SpO2 मेंटेन ऑक्सीजनेट, अगर आपका 92% से कम है तो तुरंत ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस GCS, है ना। देन चेक ब्लड ग्लूकोज, हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया को हम चेक करेंगे, जैसी भी कंडीशन होगी उसको हम क्या करेंगे, तुरंत ट्रीट करेंगे। IV एक्सेस लैब्स स्टेब्लिश IV लाइन, तुरंत हमें क्या करना है, IV देना है और जो भी हमें ऑर्डर्स मिले हैं उसको रिक्वेस्ट रेज कर देनी है ताकि लैब पर्सन आकर के जो भी सैंपल लेना है वो लेकर के चला जाए। टाइम इज ब्रेन, नोट टाइम ऑफ सिम्टम्स ऑफ ऑनसेट, प्रिपेयर फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इफ ऑर्डर्ड। ओके, सो देन कॉमन गोल्स क्या है, मेंटेन एडिक्वेट परफ्यूजन एंड ऑक्सीजनेशन, prevent complications, minimize disability and promote recovery, provide education and support. Ongoing nursing care, neurological assessment, perform frequent neuro checks, GCS, pupil size and reactivity, motor strength, speech and monitor for any changes. Positioning, keep head of bed 30° unless contraindicated to reduce ICP and aspiration risk. Prevent aspiration, assess swallowing before ओरल इंटेक, सॉलोइंग रिफ्लेक्स चेक करना है, पेशेंट को एनपीओ रखना है अगर वो प्रॉपर सेफली सॉलो नहीं कर पा रहा है और हमें ओरल केयर प्रोवाइड करवानी है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, सो टर्न एंड रिपोजिशन पेशेंट एवरी 2 आवर, स्किन केयर, provide skin care, pressure injury prevention, implement DVT prophylaxis like compression devices or anticoagulant as ordered. Elimination, maintain bladder and bowel function, avoid constipation and urinary retention. मेडिकेशन मैनेजमेंट, मैंने आपको मैनेजमेंट पूरा जब पढ़ाया था तो उसमें मेडिकेशन मैनेजमेंट पढ़ा दिया था, साथ में हम सपोर्टिव केयर देंगे, न्यूट्रिशन, अर्ली मोबिलाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट एंड एज वेल एज पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। जैसे ही हमें अगर कोई भी स्ट्रोक या उसका रिस्क या वार्निंग साइन पता चल रहे हैं उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, फास्ट से, मतलब फीस, ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस और स्पीच डिफिकल्टी, अगर ये 3 चीजें हमें दिख रही हैं तुरंत हमें क्या करना है, इमरजेंसी सर्विसेज पे कॉल करना है। डिस्चार्ज प्लानिंग, असेस डिस्चार्ज नीड एंड होम एनवायरनमेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्चार्ज नीड देखनी है और होम एनवायरनमेंट देखना है। उसके बाद हमें रिहेबिलिटेशन सर्विसेज को अरेंज करना है एंड देन फैमिली को डिसीजन मेकिंग और केयर में इन्वॉल्व करना है, उनको रिटन इंस्ट्रक्शन सारे देने हैं और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट देना है और इंश्योर फॉलो अप विद द फिजिशियन। प्रिवेंटिव मेजर्स, तो प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक का रिस्क कम करने के लिए पेशेंट और फैमिली मेंबर को हेल्थ एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। उनको बताना है कि खाने में नमक और सोडियम कम लेना चाहिए, ज्यादा सॉल्ट लेने से बीपी बढ़ता है जिससे, जो कि स्ट्रोक का मेजर रिस्क फैक्टर है। मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट नॉर्मल मेंटेन करना जरूरी है, ओबेसिटी से बीपी, डायबिटीज और हाई हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपी स्ट्रोक का सबसे कॉमन कॉज होता है हाई बीपी। देन रोज रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, वेट कंट्रोल रहता है और हार्ट हेल्दी रहता है। सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, टोबैको कंजप्शन अवॉइड करना है हमें, अवॉइड अल्कोहल, तो ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ा देते हैं।
नेक्स्ट इज लो फैट एंड हाई फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट लेनी है हमें। डाइट में फैट बिल्कुल नहीं लेना है, फ्रूट एंड वेजिटेबल ज्यादा इंक्लूड करना है। इसके अलावा हेल्दी डाइट से कोलेस्ट्रॉल और बीपी कंट्रोल में रहता है, जो स्ट्रोक रिस्क को कम करती है। ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज अनकंट्रोल होने पर ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं तो और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हमें डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखना है। इसके साथ ही साथ ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस और टेंशन अवॉइड करनी है। स्ट्रेस से बीपी इंक्रीज होता है, हार्ट और ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। नाउ एंड कम्स टू एंड पार्ट ऑफ दिस स्ट्रोक, समरी स्ट्रोक एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन को ब्लड सप्लाई सडनली रुक जाती है। अर्ली डायग्नोस्टिक, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन पेशेंट की रिकवरी इंप्रूव करते हैं और कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल @द एजू एम्पायर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।